बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग का 7th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, लेकिन 6th लेक्चर लास्ट जो हमारा था तब तक हमने चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस किए थे। ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 6 किया है। 5th क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर का कहा था कि आप लोग खुद कर पाओगे, क्योंकि वो इतना मुश्किल कोई सवाल नहीं है, सिंपल सा है। ये जो चैप्टर नंबर 2 में कुछ सवाल 9, 10, 11, 12 और प्रॉब्लम 1, 2, ये मैं सोच रहा हूँ इसमें भी मैं कुछ सवाल अटैम्प्ट करूँ जो मुश्किल मुझे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज ज़रा ये चैप्टर नंबर 3 के जो सवाल रहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हल करने की कोशिश करें, और चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह भी ये भी बाकी है, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 4 चैप्टर तक हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको मैं आज पढ़ाना चाहूँ चैप्टर नंबर 3 का, तो इसके ज़रा आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये सवाल मुश्किल तो नहीं है खैर, लेकिन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसको 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ज़रा सवाल को पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये तो मेरा डेटा है, मैं एक नीट पेज लेता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 हल कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें स्क्रीनशॉट से अगर आप देख लें तो इसने डेटा दिया है, डेविडसन कॉरपोरेशन मैन्युफैक्चर किचन अप्लायंसेस टू सेल फॉर 280। भाई एक कंपनी है डेविडसन कॉरपोरेशन, जो अपने किचन अप्लायंसेस को, उसकी सेल प्राइस कितनी थी? सेल प्राइस थी 280 पर यूनिट, ठीक है। लास्ट ईयर कंपनी हैज सोल्ड 2000 आइटम्स। कंपनी ने सेल किया था 2000 आइटम्स, प्रोडक्ट सेल किए थे 2000। ये मैं डेटा लिख रहा हूँ साथ साथ। अच्छा जी, दीज एम्प्लाइज रियलाइजिंग अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल। भाई जितनी कॉस्ट थी उसका 25% जो है, मतलब वो जीपी कमाया है। कॉस्ट का 25% जीपी कमाया है, ठीक है। मतलब जितनी, अगर फार्मूले के, अगर आपको मैंने फार्मूला बताया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो मैंने कहा था कि अगर मार्जिन हो तो सेल के साथ लिंक होता है, मार्कअप हो तो कॉस्ट के साथ। अगर सवाल में क्लियर कहा हो तो वो उसके मुताबिक चलेंगे। इस सवाल में कहा है 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की है वो इसके साथ लिंक है। तो कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू हमारी सेल, ये हमारा फार्मूला बनेगा, ठीक है, जो मैंने समझाया था पिछले लेक्चर्स में। अच्छा जी, ये कह क्या रहा है? तो इसने इतने आइटम सेल किए हैं जिसमें से कॉस्ट जो भी हो उस पर 25% इसने जीपी कमाया है। वो कह रहा है कि इसमें 40% जो है ऑफ दिस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मटेरियल अकाउंटेड फॉर 40%। भाई जितनी भी कॉस्ट थी, ये जो सी कॉस्ट है ना, कॉस्ट, इसमें 40% जो था वो मटेरियल था। इसमें 15% जो है वो है लेबर, सॉरी FOH। उसने कहा है फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 15%। तो नॉर्मली सारा तो 100% होता है ना, तो भाई इसमें कितना रह गया, लेबर कितना होगा? अगर इसको मैं देखूं तो इसमें लेबर जो मेरा आ रहा है वो होगा 100 टोटल होता है, जिसमें से 40 मटेरियल के निकाल दूँ और 15 FOH के, तो 45% मेरा लेबर होगा, ठीक है। वैसे ही परसेंटेज निकालने के लिए रफ़ मैं क्वेश्चन के डेटा के मुताबिक रफ़ वर्किंग कर रहा हूँ। सवाल को हल कैसे करेंगे वो 2-3 तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब ज़रा हम देखते हैं क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, जो आने वाला साल है जो चल रहा है, उसमें कह रहा है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विल ईच इंक्रीज बाय 25%। ज़रा वर्किंग करते हैं लास्ट ईयर की। भाई लास्ट ईयर कंपेयर करते हैं करंट ईयर के साथ, ठीक है जी। पर यूनिट वर्किंग अगर करें, भाई अगर 280 रुपये मेरी सेल प्राइस है, अगर इस फार्मूले में इसको पुट करूँ तो C प्लस 25% ऑफ C इज़ इक्वल टू 280। भाई ये वर्किंग पर यूनिट पे कर रहा हूँ जी, ठीक है, सेल मैंने पर यूनिट ली है, तो C इससे कॉमन ले लूँगा, 1 प्लस 25% इज़ इक्वल टू 280, और C इज़ इक्वल टू 280 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 25%, ठीक है। 25% कितना होता है? 25% डिवाइडिंग बाय 100, ये 0.5 के बराबर होता है। इसके साथ 1 को प्लस कर दूंगा, 1.25। 280 डिवाइडिंग बाय 1.25, इससे क्या आएगा? 280 डिवाइडिंग बाय 1.25 इज इक्वल टू 224। इसका मतलब है लास्ट ईयर की जो कॉस्ट है वो सारी है पर यूनिट। ये मैं पर यूनिट वर्किंग करूँ, अच्छा जी, टोटल पे नहीं। इसको टोटल पे भी कर सकते हैं, मैं ज़रा पर यूनिट पे करता हूँ, इसकी वर्किंग थोड़ी सी छोटी हो जाती है। भाई 224 टोटल कॉस्ट थी, जिसमें मटेरियल कितना था ज़रा देखते हैं। भाई 224 का मैं कितना लूँगा? 40%, 40%।
वो 89.6 आ रहा है। लेबर कितना था, वो 45% होगा, तो भाई इसको मैं 45 कर दूंगा, तो ये 100.8। और FOH कितना है बच्चों, 15%। तो अगर इसको मैं 15% लूँ तो ये 33.6 आ रहा है। और अगर इन सब को मैं प्लस कर दूंगा, 89.6 प्लस 100.8 प्लस 33.6, देन विल गेट 224। ठीक है, 224 हमारी टोटल। ये लास्ट ईयर की हमने स्प्लिट निकाले हैं। ये क्यों, ज़रा बच्चों इंक्रीज को देखो। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मटीरियल एंड लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 25%। भाई ये जो कॉस्ट थी ये भी बढ़ गई है, कितने परसेंट पे, 25% पे। ये वाली भी बढ़ गई है 25% पे। और ये जो FOH है उसको 12.5% पे इंक्रीज़ किया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस साल महंगाई हो गई है, ये प्राइसेस बढ़ गए इतने इतने और ये वाला इतना। भाई जब भी हम इंक्रीज़ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भाई, अगर 89 को मैं करूँगा, ज़रा गौर से देखो, 89 पुरानी कॉस्ट है जिसमें से 25% इंक्रीज़ आ गया, 25% ऑफ 89, तो मल्टीप्लाइंग बाय 89.6। ठीक है, 89.6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 25% से, 25% से वो 22.4 निकला, 22.4। और इसमें मैं प्लस करूँगा पुराना 86, 89.6। ये जो नया इंक्रीज़ है वो है और ये पुराना, तो जब दोनों को मिलाऊंगा तो इससे निकलेगा 89.6 प्लस 22.4, इससे आएगा 112। और इसको जब भी इस तरह, ये तो एक्चुअल उसका तरीका है ना, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंक्रीज़ दोनों को प्लस कर दूंगा। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं बच्चों, जब भी कोई किसी कॉस्ट में इंक्रीज़ 25% पे आए तो 1 के साथ 25% प्लस कर दिया करो। 25% जो है वो 25 डिवाइडिंग बाई 100 के बराबर होता है 0.25। तो मैं अगर डायरेक्ट करूँगा तो 89.6 मल्टीप्लाइंग बाई 1.25, तो इससे डायरेक्ट 112 आएगा। ठीक है, ये दूसरा भी इसी तरह 100.8 क्रॉस 1.25 आई विल गेट 126। और ये जो अगला है वो है 12.5% इंक्रीज़ हुआ है तो 33.6 मल्टीप्लाइंग बाई 1.125, इससे आएगा 37.8। और अगर इन सब को मैं मिला दूँ तो इनसे आएंगे कितने, 112 जमा 126 जमा 37.8, 275.8। पुरानी कॉस्ट पर यूनिट हमारी इतनी थी और नई कॉस्ट इस साल की इतनी है। ठीक है, ये क्यों निकाली है बच्चों, सवाल की रिक्वायरमेंट को देखो। द नंबर ऑफ यूनिट देट मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज द सेम टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। भाई वो कह रहा है सवाल में हमसे मांग रहा है कि भाई हम इस साल, पिछले साल तो हमने 2000 यूनिट सेल किए हैं, इस साल हम कितने यूनिट सेल करें ताकि हमारा पुराना जो GP है वो उसी उतना ही प्रॉफिट करे। लास्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट किया होगा भाई, हमारी सेल प्राइस इतनी है 280, कॉस्ट कितनी है 22.4 सॉरी 224। अगर मैं इससे ये निकाल दूं तो 280 माइनस 224, इतना मैंने पर यूनिट प्रॉफिट किया 56 रुपीज़। और टोटल कितने बेचे थे आइटम्स, 2000। तो अगर मैं 56 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2000 से तो मेरे पास आ जाएगा 1,12,000। ये मेरे लास्ट ईयर का प्रॉफिट है GP। तो मुझे इस साल भी 1,12,000 GP करना है, इतना प्रॉफिट मैंने निकालना है। लेकिन उसने मुझे 3 सेल प्राइस दिए हैं। ठीक है, सवाल में उसने 3 सेल प्राइस दिए। वो कहता है अगर सेल प्राइस मेरी हो कितनी, 300 रुपये, तो मैं कितने यूनिट बेचूंगा ताकि मैं इतना प्रॉफिट कर सकूं। ये इस साल की बात हो रही है। तो भाई इस साल की कॉस्ट कितनी है, वो इतनी है 275.8। तो भाई इस साल का मेरा, अगर मैं सेल प्राइस इतना रखूंगा तो कॉस्ट कितनी है 275.8। तो भाई मेरा पर यूनिट GP कितना निकलेगा, वो होगा 300 माइनस 275.8, पर यूनिट मेरा GP निकलेगा 24.2। ठीक है, पर यूनिट GP इतना है और मेरा टोटल GP 112 आना चाहिए। वो कह रहे लास्ट ईयर के प्रॉफिट जितना करना है। तो भाई मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा, तो उसका तरीका ये है भाई पर यूनिट GP पे डिवाइड कर देंगे टोटल GP को। भाई 1,12,000 मैंने कमाना है टोटल, और एक आइटम से मैं 24.2 कमा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 112,000 तकसीम 24.2, तो मुझे इस साल 4628.09 इतने प्रोडक्ट सेल करने होंगे यूनिट्स। ठीक है, ये वो यूनिट्स हैं जो मैं इस साल अगर सेल करूंगा तो मैं इतना GP कमाऊंगा लास्ट ईयर के बराबर।
अगर मैं ये सेल प्राइस रखूँगा। ये जो इतनी वर्किंग की है ये वाली और ये वाली, ये तो इसलिए की है ताकि इसके साथ इंक्रीज प्लस करके इस साल का कॉस्ट निकाल सकें। इस साल का कॉस्ट निकालेंगे तो बच्चों इससे हमें जीपी का पता चलेगा। और ये प्रॉफिट क्यों निकाला है, ताकि हमें पता तो लगे कि लास्ट ईयर कमाया कितना था, इस साल उसके कितना कमाएंगे। तो पहले नंबर का ये आंसर हो गया। अगर दूसरे का करेंगे, अगर हम सेल प्राइस को 325 रखेंगे 325, और अगर कास्ट तो यही होगी ना, कास्ट तो चेंज नहीं हो रही ना, तो कॉस्ट हमारी नई का कॉस्ट है 275.8, तो मेरा पर यूनिट जो जीपी होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा 275.8, क्योंकि मैंने सेल प्राइस बढ़ा दिया है 49.2। तो अगर मैं 49.2 रुपये पर आइटम जीपी कमा रहा हूँ, तो 1,12,000 कमाने के लिए मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, वो है 112,000 डिवाइडिंग बाय 49.2। ये मैं बेचूंगा 2276.42 यूनिट। अगर मैं इतने यूनिट्स बेचूंगा तो मैं 1,12,000 कमा लूँगा। अगर इसको मैं क्रॉस चेक भी करूँ तो भाई इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, 1,12,000, क्योंकि ये इस पे डिवाइड हो रहा है तो यही आ रहा है। तो देखो बच्चों, 300 का रेट में चार्ज कर रहा था तो मुझे ज़्यादा यूनिट्स बेचने थे, लेकिन जब मैंने रेट बढ़ा दिया है तो अब कम यूनिट्स पे मैं 1,12,000 कमा रहा हूँ। अब ज़रा सेल प्राइस को और बढ़ाते हैं जो सवाल में दिया है 3 नंबर में। अगर सेल प्राइस मेरा हो 350 रुपये और कॉस्ट मेरी वही रहेगी ना 275.8, तो पर यूनिट मेरा जीपी कितना आ रहा है, जीपी पर यूनिट मेरा आ रहा है 350 माइनस 275.8, 74.82 रुपीज़ में कमा रहा हूँ। तो भाई 1,12,000 का जीपी कमाने के लिए मुझे कितने यूनिट्स बेचने होंगे, मैं टोटल जीपी को पर यूनिट जीपी पे डिवाइड कर दूंगा। 112,000 डिवाइडिंग बाय 74.2, तो भाई मुझे 1,509 यूनिट्स तकरीबन राउंड, ये जो पॉइंट के ऊपर आते हैं तो इसको राउंड ऊपर कर दिया करें, क्योंकि इशारिया 9 यूनिट नहीं होते। तो इसको 29 कर दें, इसको 77 कर दें, इसको 1,510 कर दें। तो भाई इतने यूनिट अगर मैं इस रेट पे बेचूंगा तो मैं इतना जीपी लास्ट ईयर जितना कमाऊंगा। तो ये 3 उसके जवाब हैं और ये उसकी वर्किंग है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा पढ़ते हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट्स ले लें। ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होपफुली मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अगर ना आए हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ज़रा रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं। इन जून स्टेनहार्ड इंडस्ट्रीज़ जो भी हैं सोल्ड 50 एयर कंडीशनर फॉर 200 ईच, कॉस्ट इंक्लूडेड मटीरियल कॉस्ट ऑफ 50 पर यूनिट। अच्छा, ज़रा क्वेश्चन का डेटा को ज़रा निकालते हैं अपने पास, नया पेज में नीट निकालता हूँ, उस पर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल थोड़े से मुख्तलिफ है इसलिए मैं स्किप नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ सॉल्व कर लो, ठीक है। पिछले चैप्टर में भी कुछ सवाल है जो अभी सॉल्व करने रहते हैं चैप्टर 2 में। अच्छा जी, तो ये क्या कह रहा है, इन जून, भाई जून के महीने में क्या किया है, हमने 50 एयर कंडीशन बेचे हैं। सोल्ड 50 एयर कंडीशंस फॉर कितने रुपए पे, 200 रुपये उसका रेट है, $200। भाई ये यूनिट्स है और ये है रेट, ठीक है। कॉस्ट इंक्लूडेड मटेरियल कॉस्ट ऑफ 50, भाई जो इसका, ये तो इसका रेट है ना सेल प्राइस, इसकी जो कॉस्ट है उसमें मटेरियल कितना है, वो है $50 का। डायरेक्ट लेबर है $30 का लेबर, और साथ में फैक्ट्री ओवरहेड एट 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। भाई FOH जो है वो 100% है लेबर का, तो लेबर 30 है तो उसका 100% भी 30 ही होगा। तो ये 100% कैसे निकालते हैं, 30 मल्टीप्लाइंग बाय 100%, तो देखिए उससे 30 ही आ रहा है। ये एक्चुअली निकालते कैसे, 30 मल्टीप्लाइंग बाय 100%, तो इसका मतलब है 30 मल्टीप्लाइंग बाय 100 मल्टीप्लाइंग बाय 1/100, तो 100 के साथ कट जाएगा, 30 रह जाएगा, ठीक है। ये 5th और 6th में हमने जो परसेंटेजेस पढ़े थे ये उसके सवाल है। अच्छा, तो भाई हमारी टोटल कॉस्ट जो अप्लाई की है मटेरियल 50 का है, कॉस्ट में लेबर 30 का है, और FOH उसमें 30 मिला के हमने तकरीबन 50 + 30 + 30 110 रुपये उसकी कॉस्ट है,
और उसको हम 200 रुपये पे बेच रहे हैं, तो हम तकरीबन 90 रुपये का जीपी कमा रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन एन 8% लोन वाज इक्वलेंट टू $2 पर यूनिट। भाई इसमें फेडरल इनकम टैक्सेस और ये चीज़ें भी इंक्लूड की हैं। इस तरह के सवाल एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है हल करते हैं, इसको समझते हैं, लेकिन इसमें जो है टैक्सेस के रेट्स वगैरह है ये अमेरिकन अप्रोच है तो अमेरिका के होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन एन 8% लोन वाज इक्वल टू 2 पर यूनिट। भाई हमने लोन लिया था किसी बैंक से इस कारोबार के लिए, तो उसका जो 8% इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो हमें 2 रुपये पर यूनिट का पड़ रहा है। मतलब हमने जितने यूनिट बेचे हैं उस पे हमने डिवाइड किया है, तो हमें 2 रुपीज़ इंटरेस्ट जो हमारा है वो 2 रुपीज़ या $2 पर यूनिट हमें पड़ रहा है, ठीक है। इसके साथ फेडरल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30% रेट वाज इक्वल टू 15 पर यूनिट। और जो टैक्स का है, टैक्स भी हमारे लिए ख़र्चा है ना। पाकिस्तान में टैक्स के रूल्स मुख्तलिफ हैं। जब सेल टैक्स हम चार्ज करते हैं तो वो हमारे लिए उसका इनपुट जो परचेज़ करते हैं वो एडजस्टेबल होता है। उन चीज़ों को ज़रा इग्नोर करते हैं। हम कहेंगे कि भाई टैक्स जो है ये भी हमारा ख़र्चा है। वो 30% है, लेकिन वो हमें 15 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इफ़ेक्टिव फ्राम 1 जुलाई। बच्चे ये जो सिनेरियो गिवन है, ये सारा किस्सा, ये किस्सा कहानी जो है वो सिर्फ जून का उसने हमें बताया कि ये हमारा जून में ये किस्सा चल रहा था। अब सवाल में क्या मांगेगा और होगा क्या वो देखते हैं। इफ़ेक्टिव फ्राम जुलाई 1 मटेरियल कॉस्ट डिक्रीज बाय 5%। भाई जो ये मटेरियल की कॉस्ट थी ना, ये 5% पे डिक्रीज़ कर गई है। तो अगर आपको पिछले सवाल में याद हो तो मटेरियल जब इंक्रीज़ होता है तो हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करते थे 1 प्लस। मतलब जब 25% था तो 1 के साथ हम 25% को प्लस करते थे और मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे अब डिक्रीज़ है ना, तो 100 से हम माइनस कर देंगे 5 को, ठीक है। तो 95% 0.95 को करेंगे। भाई जब एक के साथ 25% प्लस करते हैं तो 1 पॉइंट में आता है, लेकिन जब 100 के बराबर होता है उससे हम पॉइंट्स में चीज़ें मनफी करते हैं तो वो 95 के बराबर आ जाएगा, 0.95। तो भाई हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.95 के, क्योंकि 5% कम हो गया तो 1 से 5% निकालेंगे। तो भाई वो किस तरह है 1 माइनस 5%। तो कैसे होगा 1 माइनस 5 डिवाइडिंग बाई 100। तो भाई 1 माइनस 0.05 है, तो ये एक्चुअली 0.95 के बराबर होता है। कैसे 1 माइनस 0.05, ठीक है। परसेंटेजेस में बार बार नहीं पढ़ा सकता, ये आप लोगों को सीखने चाहिए। अच्छा जी, तो मटेरियल 50 रुपए की थी हमारे पिछले महीने में, लेकिन इस मरतबा प्राइस कम हो गई है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है गवर्नमेंट के, तो उन्होंने प्राइस रेट्स कम कर दिए हैं। तो भाई 50 मल्टीप्लाइंग 0.95, हमारी जो अब मटेरियल की न्यू कॉस्ट होगी वो होगी 47.5। ये ओल्ड है और ये न्यू। इसके बाद क्या कह रहा है, द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 20%। भाई लेबर कॉस्ट हमारी पुरानी जो थी वो थी 30 रुपये की, और नई कितनी होगी, वो तकरीबन 20% से बढ़ गई है। तो 30 क्रॉस 1 पॉइंट, यहाँ पे 0.95 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे, 20% इंक्रीज़ है, तो हमारा लेबर कॉस्ट 36 रुपये पे पहुँच गया है 30 से। इसके बाद also effective from 1 जुलाई the interest rate on the bank loans increased from 8% to 9%। भाई ये जो इंटरेस्ट था हमारा यहाँ पर 8% वाला जो 2 रुपये पर यूनिट पड़ रहा था, वो कितने पे चला गया है, वो 9, इंटरेस्ट जो है वो 9% पे चला गया है। और इसके अलावा assume in requirement 1 and 2 that the effective from July sale volume is 50 यूनिट the same as for। और वो कह रहा है कि लास्ट ईयर हमने लास्ट महीने में जो 50 यूनिट सेल किए थे, इस महीने में भी 50 यूनिट ही सेल किए हैं, बस ये चेंज दिया है। देखते हैं अब हमसे मांग क्या रहा है। टैक्स का रेट उसने कुछ नहीं कहा, तो टैक्स का रेट 30 ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या मांग रहा है, सेल प्राइस रिक्वायरमेंट नंबर 1 को देखते हैं कि हमसे मांग क्या रहा है। ये तो क्वेश्चन से मैंने डेटा निकाला है, वैसे आपके लिए क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, और अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं। द सेल प्राइस पर यूनिट दैट विल प्रोड्यूस द सेम रेशो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। भाई सवाल पहले ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता क्या है, जीपी, जीपी रेशो क्या है। भाई ये इंटरेस्ट जो है इसका कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर कोई काम नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस याद हो तो भाई हम सेल के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल मनफी करते थे, उससे जीपी निकलता था।
जीपी के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट निकलता है। भाई ये टैक्स तो इसके बाद लगता है, नेट प्रॉफिट के बाद इसके बाद टैक्स लगता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये इंटरेस्ट और ये सारा कुछ आता है। जीपी से ऊपर जो चीज़ें हैं बच्चे उसमें सेल, ये चीज़ें हैं बच्चे ये कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही है। तीन है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, जीपी रेशो को मेंटेन करना है। अब ज़रा हम रफली देखते हैं हमारा जीपी रेशो था कितना। भाई हमारी सेल प्राइस थी 200 और हमारी सेल प्राइस थी, कॉस्ट हमारी कितनी थी, वो थी 110 रुपये। तो हमारा जीपी कितना था, जीपी हमारा था 200 मनफी 110, वो 90 रुपये था। भाई ये जीपी रेशो किस तरह निकालते हैं, भाई जीपी रेशो जो है ये बराबर होता है जीपी डिवाइडिंग बाय सेल मल्टीप्लाइंग बाय 100, ये इसका फार्मूला है। तो भाई 90 डिवाइडिंग बाय 200 मल्टीप्लाइंग बाय 100 इज़ इक्वल टू, ये कुछ निकलेगा 90 डिवाइडिंग बाय 200, ये इतना मल्टीप्लाइंग बाय 100, 45%। इसके साथ परसेंट भी लिखता है 45%। ठीक है जी, ये परसेंट लिखेंगे। तो भाई हमारा जीपी रेशो है 45%। तो इसका क्या कह रहा है, जीपी रेशो ये परसेंटेज में होता है। तो वो कह रहा है द सेल प्राइस यूनिट दैट विल प्रोड्यूस द सेम जीपी रेशो। भाई वो कह रहा है कि सेल प्राइस में कितनी रखूँ, मेरी सेल प्राइस में कितनी रखूँ ताकि मैं 45% जीपी कमा सकूँ, और मैंने 50 यूनिट बेचे हैं, ये इसने यहाँ बताया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें बच्चों, हम अगर इतने जीपी को मेंटेन रखेंगे 45% को, तो हम सेल प्राइस कितना निकालेंगे। तो बच्चों ज़रा कॉस्ट को देखते हैं। ठीक है, पुराना कॉस्ट तो अपनी जगह रह गया, नया कॉस्ट उसमें मटेरियल 47.5 पे पहुंच गया है, लेबर 36 पे, और एफओएच कितना होगा, एफओएच उसने हमारी पॉलिसी क्या है भाई 100% ऑफ लेबर। तो भाई 36 अगर लेबर बढ़ गया है तो हमारा एफओएच भी 36 पे आ जाएगा। तो हमारी कॉस्ट कितनी है, वो है बच्चों 47.5 प्लस 36 प्लस 36, 119.5 हमारी क्या होगी, ये हमारी कॉस्ट है। कितनी है कॉस्ट हमारी, 119.5 होगी। तो भाई अगर फार्मूले के मुताबिक देखें, हमारी कॉस्ट अगर इतनी है तो सेल प्राइस हम कितनी रखें ताकि हम 45% जीपी कमा सकें, जीपी रेशो हमारा 45% हो। तो हम ज़रा अगर इसी फार्मूले के मुताबिक चले, तो भाई सेल या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा कितने के बराबर होता है, सेल के, जो हमारा नॉर्मली फार्मूला है। ठीक है, इसमें हमारी कॉस्ट कितनी है, वो है 119.5, और हमारा जीपी कितना है 45% ऑफ सेल इज इक्वल टू सेल, ये हमारा फार्मूला है। भाई जीपी किसके साथ लिंक होता है, जीपी रेशो वो सेल के साथ लिंक होता है। ठीक है ना, उसकी लिंकेज किसके साथ है भाई, सेल के साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल के साथ उसको लिंक किया है। तो अगर इससे मैं एस निकालने की कोशिश करूँ तो इसको मैं इस साइड पे ले जाऊँगा, तो 119.5 इज इक्वल टू एस माइनस 45% ऑफ एस, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस था, जब दूसरी साइड पे गया तो ये माइनस हो गया। अच्छा जी, इससे मैं एस कॉमन ले लूँगा, तो 1 माइनस 45% इज इक्वल टू 119.5। तो भाई अगर मैं इस एस को इस साइड पे रखूँ तो 119.5 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस 45%, तो भाई 45% मल्टीप्लाइंग बाई 1 डिवाइडिंग बाई 100 ना, परसेंटेज 100 के 1/100 के बराबर होता है, तो 45.45 के बराबर हुआ। तो 1 माइनस 0.45 इससे आ जाएगा 119.5 डिवाइडिंग बाई 0.55 इज इक्वल टू एस। ठीक है, 1 से जब 45% माइनस करूंगा तो 0.55 रह जाएगा। भाई अब 119.5 को मैं डिवाइड करूंगा 0.55 पे, तो मेरे पास निकलेगा 217.27 इज इक्वल टू एस। तो भाई अगर मेरा सेल प्राइस इतना हुआ, जब मेरी कॉस्ट 119 है नहीं, तो अगर मैं सेल प्राइस को इतना रखूंगा तो भाई मेरा 45% जीपी मेरा परसेंटेज कवर हो जाएगा। ठीक है, जीपी रेशो मेरा कितना होगा 45%। अगर इसको चेक करने की कोशिश करें बच्चे, ये जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसने पूछा है कि कितना सेल रखूं ताकि मैं 45% जीपी कमा सकूं, ये आंसर है। ज़रा चेक करते हैं भाई, अगर सेल प्राइस पर यूनिट मेरी 217.27 हो और कॉस्ट मेरी 119.
5 हो तो मेरा जीपी कितना निकलता है, वो निकलता है 217.2727 माइनस 119.5 इज इक्वल टू 97.7727। ये मैं 4 डिजिट्स तक इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आंसर एक्यूरेट आए। अब मैं इसका जीपी रेशो निकालता हूँ। तो जीपी रेशो कैसे निकालते हैं, जीपी डिवाइडिंग बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाइंग बाय 100%। ठीक है, तो भाई वो कैसे निकलेगा, 97.7727 डिवाइडिंग बाय 217.2727 इक्वल टू ये मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो ये 44.999 अप्रॉक्सीमेटली 45% के बराबर आ रहा है। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 का। ज़रा अगले पे देखते हैं, अगले पे वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसी सवाल के अगले पोर्शन पे पार्ट 2 को ज़रा देखते हैं। ये पार्ट 1 का आंसर है। ठीक है जी, पार्ट 1 की कैलकुलेशन ये है, ये आपकी सेल प्राइस की कैलकुलेशन है और ये रफ कैलकुलेशन है क्वेश्चन को समझने के लिए। अच्छा जी, द सेल प्राइस पर यूनिट दैट विल प्रोड्यूस द सेम जीपी रेशो एज्यूमिंग दैट $10 of the June factory overhead consists of fixed cost and that the variable factory overhead ratio to direct labor is unchanged from June। इस सवाल में बच्चे अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे ये 30 रुपयों के, ये जो हमारे जून वाली ये सिनेरियो है, ठीक है, जो हमारा मटेरियल था 50 था, जो 50 ये ओल्ड, जो 50 से नया 47.5 पे पहुंचा है। ठीक है, जो लेबर था वो 30 से 36 पे चला गया है, लेकिन जो ये FOH हमारे 30 रुपये के थे पुराने, उसमें 10 रुपये जो थे वो वेरिएबल, 10 रुपये जो थे वो फिक्स थे और ये 20 रुपये थे वो वेरिएबल थे। तो भाई जो फिक्स होते हैं वो तो कभी चेंज नहीं होते, तो इस साल भी FOH में हमारे 10 रुपये फिक्स में आएंगे, लेकिन जो ये 20 रुपये हैं उसके बारे में वो क्या कह रहा है कि जो 24 हैं वो इसके बारे में देखे बच्चे, एज्यूम दैट 10 ऑफ द जून फैक्ट्री ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड रेशो टू द डायरेक्ट कॉस्ट इज अनचेंज्ड फ्रॉम जून। लास्ट ईयर जो 10 फिक्स थे और उसमें जो 20 जो थे वो वेरिएबल थे ना, तो वो एक्चुअली जो लेबर के मुताबिक वो थे वो इस साल भी सेम रहेंगे। तो ये बच्चे ये रेशो प्रोपोर्शन का जो सवाल था, अगर आपको याद हो, अगर एक साइड पे लेबर को लिखेंगे और दूसरी साइड पे FOH को, ये सवाल उस तरह इसके लेबर को निकालेंगे। तो भाई लास्ट ईयर का लेबर था 30 रुपये और FOH का वेरिएबल कितना था, 20 रुपये था ना बच्चे। लास्ट ईयर का लास्ट मंथ का लेबर जो था वो 30 रुपये था, डॉलर था, और उसका वेरिएबल जो FOH था वो 20 था। ठीक है, तो न्यू कितना होगा, न्यू का रेशो उसके मुताबिक चेंज होगा। नया आ गया है लेबर 36 पे, तो भाई हमारा FOH कितना होगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे 6/7 में। तो बच्चे जो ये क्वेश्चन मार्क है इसको हम कैसे निकालते थे, क्वेश्चन मार्क को 30 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, और 36 को मल्टीप्लाई करते थे 20 के साथ। तो अगर क्वेश्चन मार्क को मैं निकालूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36 मल्टीप्लाइंग बाय 20 डिवाइडिंग बाय 30। इसको जब मैं इस साइड पे लाऊंगा तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। ये रेशो प्रोपोर्शन के सवाल जो हम 6-7 में हल करते हैं, इसी के मुताबिक ये हम मैं रेशो को क्यों फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उसने लिखा है कि दैट द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेशो टू डायरेक्ट लेबर कंसिस्ट कॉस्ट इज अनचेंज्ड। भाई जो लास्ट ईयर का रेशो था वही इस साल भी चलेगा, तो तभी मैं उस रेशो के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसको मैं निकालूंगा 36 मल्टीप्लाइंग बाय 20 डिवाइडिंग बाय 30, हाँ ये आ जाएगा 24। तो मेरे लास्ट ईयर का लेबर का वेरिएबल 20 था, तो इस साल का 24 आ जाएगा न्यू। तो भाई मेरी न्यू कॉस्ट कितनी होगी, वो होगी 47.5 प्लस 36 प्लस 10 प्लस 24, ये आ जाएगी 117.5। तो भाई अगर मेरी कॉस्ट इतनी है तो मेरा फार्मूला क्या है, C प्लस P इज़ इक्वल टू S। भाई C हमारा हो गया 117.5, P जो है वो 45% ऑफ S इज़ इक्वल टू S। बिल्कुल इसी तरह बाकी करना है, लेकिन कॉस्ट चेंज हो गई है, वो क्यों, क्योंकि उन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया। तो भाई अगर इसको मैं इसी तरीके से सॉल्व करूँगा तो मेरा S आ जाएगा 117.5 डिवाइडिंग बाय 0.55। मेथडोलॉजी यही है, ये वाली, ठीक है, मेथडोलॉजी सारी यही है। इसके बाद
तो भाई अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 117.5 डिवाइडिंग बाय 0.55, तो मेरा जो सेल प्राइस निकलेगा वो 213.63, अप्रॉक्सीमेटली 214 रुपये तकरीबन, इसको अगर राउंड करें इन चीज़ों को। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल में बस सिर्फ ये नंबर 2 का ये आंसर हो गया, 2 का ये। तो बच्चे इसको आपने क्या करना है, ये आंसर क्वेश्चन का आंसर ये है, और दूसरा ये जो बाकी वर्किंग है बच्चे ये रफ वर्किंग है, एडिशनली इसकी वर्किंग्स में ये लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर इसकी ये दोनों होगी। कॉस्ट इसमें वही थी जो उसने डिस्कस की है पार्ट 1 में, सिर्फ स्ट्रेट इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ये पार्ट 2 में उसने रेशो इसलिए हमने निकाले कि उसने रेशो की बात की है कि भाई फिक्स तो फिक्स ही रहेगी, वेरिएबल सिर्फ चेंज हुई हैं लेबर के मुताबिक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है हमारे चैप्टर नंबर 3 के हल हो गए। चैप्टर नंबर 3 में अब हमने फर्दर कोई सवाल नहीं करना। अगर मैं अपने साथ रिकॉर्ड करूं तो आज हमने लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट किया, उसमें हम चैप्टर 2 के अभी तक सिर्फ हमने 8th क्वेश्चन तक किया है, बाकी 9 से लेकर 12 और प्रॉब्लम 1 और 2 इसको अगले लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 3 जो है हमारा मुकम्मल हो गया, इसमें भी कोई सवाल नहीं करना। चैप्टर 4 जो है वो करना है। ठीक है, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इन 2 चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये होंगे नहीं क्योंकि चैप्टर 4 के सवाल थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन ये कमिंग लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 के इन सवालात को हल करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 4 को करेंगे और CGS को करेंगे। खैर उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।